आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताइवान इलेक्शंस और पूरी दुनिया पे इस पे क्या असर पड़ने वाला है, भारत पे इस पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्राइडे को कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 13 जनवरी को होने वाले हैं। मैंने बांग्लादेश पे कवर किया था कि बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं और अब ताइवान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो दोनों पे इलेक्शन होने वाले हैं। चाइना से क्या इम्पैक्ट होगा बता दूं कि हमारी 1 दिसंबर को क्लास शुरू होगी लिमिटलेस ट्रेडरशिप। तो बस 2 दिन बचे हैं, कोर्स को अवेल करिए, उसके बाद हम सेल को बंद करेंगे। 300 रुपये का कोर्स है, 20+ लेक्चर्स, मिनिमम 20, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। एक लेक्चर 40 से 45 मिनट का। तो ये है आपका चाइना, ये है ताइवान। अब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये वन चाइना पॉलिसी के तहत आता है। हुआ क्या कि 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया। यहां पे काओमिंटांग पार्टी, सन यात सेन जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे, टीचर, फिलोसोफर, डॉक्टर, उन्होंने काओमिंटांग पार्टी बना ली। अब काओमिंटांग पार्टी ने पूरे चाइना को एक कर दिया। 1921 में 1921 में ही कम्युनिस्ट पार्टी बन गई चाइना में, क्योंकि 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आया था और वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि चाइना में दिक्कतें पैदा होने लगी बहुत ज़्यादा। सन यात सेन की मौत के बाद, सन यात सेन की मौत के बाद चियांग काई शेक बने लीडर काओमिंटांग पार्टी के। अब चियांग काई शेक जो हैं वो कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। बट फिर आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया कि अभी जापान जो है बड़ा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ टाइम के लिए हम हाथ मिला देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो जब हाथ मिलाया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 को, तो एक सिविल वॉर चालू हो गया 4 साल, 1945 से लेकर 49। किसके बीच में? काओमिंटांग पार्टी वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी। तो काओमिंटांग पार्टी कह रही थी चाइना हमारा है क्योंकि हम ही ने इसको एकत्रित किया है। कम्युनिज्म कहते नहीं नहीं। तो और 1949 में सोवियत की मदद से चाइना जीत गया, कम्युनिज्म जीत गया मतलब, और माओ जेडोंग जो है वो आ गए। काओमिंटांग पार्टी को रातों रात ताइवान भागना पड़ा, चियांग काई शेक को ताइवान भागना पड़ा। तो अब तब से लेकर 1949 से लेकर 1975 तक चियांग काई शेक ने ताइवान पे अपना रूल कायम रखा। एक पूरी डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन रिजीम इन्होंने भी चला के रखे। फिर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए 1975 चियांग काई शेक के मौत के बाद। 1990 में डेमोक्रेसी आती है ताइवान में, और जब डेमोक्रेसी आई तो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है डीडीपी, और दूसरी है वही काओमिंटांग पार्टी। ये 2 सबसे बड़ी पार्टी है। काओमिंटांग पार्टी को प्रो चाइना बोला जाता है कि जब तक ये लोग आएंगे तो चाइना की बात करेंगे। अभी सत्ता में डीडीपी है जिसकी प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, और यही पार्टी जो है वो लगातार जीतती भी आई है। साई इंग वेन जो है वो पिछली बार भी बनी थी प्रेसिडेंट, 4 साल का कार्यकाल, इस बार भी बनेगी। नहीं, इस बार नहीं बनेगी क्योंकि वो 2 बार बन चुकी हैं। तो जैसे अमेरिका में है ना कि 2 ही बार प्रेसिडेंट, वहां पे भी 2 बार प्रेसिडेंट, तो अब दूसरे बनेंगे। लेकिन यहां पे केएमटी भी इलेक्शन जो है वो जीत सकती है। तो ये इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि चाइना ताइवान रिलेशनशिप ये कितनी खतरनाक है, कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता ही है कि ये 160 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, 160 किलोमीटर ही दूर है ताइवान। चाइना कहता है कि हम आएंगे, हम एक दिन तुम पे कब्जा करेंगे, एक दिन तुम पे कब्जा करेंगे, खत्म करेंगे तुमको, एक ना एक दिन ये जरूर होगा। लेकिन अभी जो है मतलब वन चाइना पॉलिसी के तहत है ना कि चाइना और ताइवान एक है। वन चाइना पॉलिसी के तहत दोनों एक हैं, चाइना भी एक है, ताइवान भी एक है। चाइना कहता है एक ना एक दिन हम आके तुम पे कब्जा कर ही लेंगे, चिंता की बात नहीं है। लेकिन ताइवान कहता है कि आ जाओ फिर। लेकिन अब बात यह दोस्तों कि मुझे लगता नहीं, हालांकि एक ना एक दिन चाइना कब्जा जरूर करेगा ताइवान पे। अब या तो ये फोर्सफुली होगा या फिर साथ में मिल जाएगा। बट अगर अभी देखो तो सबने बोल दिया कि भाई जैसा है वैसा ही है। चाइना ने पूरी दुनिया से बोला कि देखो बेटा कुछ भी करो बट ताइवान पे ना बोलना। चाइना ने पूरी दुनिया को बोला, भारत को भी बोला है कि ताइवान ना करना, कुछ भी बोलो बट ताइवान का नाम, क्योंकि ताइवान हमारा पार्ट है। तो ताइवान, अच्छा ताइवान की बात करें तो ताइवान हाईली डेवलप्ड है। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना के बहुत सारे बिजनेसमैन ने ताइवान में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब स्टेटस को है, मतलब आप समझिए कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ताइवान एक आइलैंड है और लगभग 2.5 करोड़ की यहां पे पॉपुलेशन है और 160 किलोमीटर चाइना की दूरी से चलता है और बोलता है कि भैया ये हमारे ही है।
1895 तक तो हमारे ही था, फिर जापान ने इन्वेड किया, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर, है ना। और उसके बाद बहुत सारे ताइवानीज जो हैं वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हम ये नहीं मानते कि हमारे ऊपर चाइना का रूल था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान हार गया और हम अलग हो गए, हम अलग हैं, समझ रहे हो, तो हमको अपने में मत जोड़िए आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही चुका हूं कि क्या है 1990s में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। तो अब सिग्निफिकेंस यही है कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन अभी तक ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करता? क्योंकि चाइना से पंगा कौन ले? चाइना से पंगा कोई नहीं लेना चाहता, तो कोई भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन हाल ही में पिछले 2 सालों में भारत भी साई इंग वेन की ओथ सेरेमनी में वर्चुअली शामिल हुआ। यह बहुत बड़ी बात, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रिकॉग्नाइज का मतलब यह है कि कोई एम्बेसी, बट फिर भी ताइवान इस समय दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज ताइवान में है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ताइवान का सबसे गजब काम है, बैटरी में बहुत गजब काम है ताइवान का, चाइना को भी पीछे छोड़ के रखा हुआ है। सेमीकंडक्टर का ताइवान हब बन गया है, एक छोटा सा आइलैंड, यह चीज है। तो यहां पे साउथ अमेरिका पूरा का पूरा बता रहा हूं, कैरिबियन, ओशियाना और वेटिकन, इन सबके लिए ताइवान बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही चीज है ना कि यहां पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो अब बात यह है कि शी जिनपिंग लगातार चिल्लाते रहते हैं कि हम रीयूनिफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल है, ये डेड एंड रोड है। अब आप ये समझिए कि कुछ हो तो रहा नहीं है, इतनी बड़ी बात हो गई। नैन्सी पेलोसी जो है वो पहुंच गई ताइवान, ठीक है, अमेरिका की मेंबर ऑफ कांग्रेस। अब इतनी बड़ी बात हो गई, वो ताइवान पहुंच गई। क्या किया चाइना ने? चाइना ने बस धमकी देता रहा, मार देंगे मार देंगे मार देंगे, घेराबंदी कर दी, लेकिन कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। 2022 में अपना संविधान ही चाइना ने बदल दिया और बोला कि भाई देखो हम ताइवान की आजादी को रोकते हैं, हम ताइवान को आजाद नहीं मानते, ताइवान हमारा है, यानी कि हम फोर्स से आज नहीं तो कल ताइवान को अपने कब्जे में ले ही लेंगे। और चाइना ने फिर बहुत सारे, भाई जब से इन्होंने अपना संविधान बदला है, लगातार चाइना वॉरप्लेन्स भेज रहा है, उनके एयर स्पेस को प्रॉब्लम में डाल रहा है। चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। अब आप ये देखिए कि अक्टूबर 2021 में 196 बार उसने अपने वॉरप्लेन्स भेजे, जनवरी 2022 में 40 जेट भेज दिए, एक दिन में 40 जेट। अब ताइवान ने फिर F-16 जो कि अमेरिका से ही लिए वो तैनात कर दिए हैं, ठीक है। चाइनीज लगातार जो है वो जो डिफेंस लाइन है ना पूरा का पूरा ताइवान पे, इसकी घेराबंदी, अभी वॉर एक्सरसाइज की जैसी नैन्सी पेलोसी गई थी तब पूरी की पूरी घेराबंदी जो है। तो चाइना धमकाता रहता है, और अगर किसी ने भी ताइवान की बात कर दी तो चाइना उसको भी धमकाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, नैन्सी पेलोसी के बाद वाटर्स में एक्सरसाइज करना, बहुत सारे चीनी हेलीकॉप्टर जो है वो ताइवान के पास देखे गए, लेकिन बस देखे गए, घूम फिर के आ गए, कुछ हुआ नहीं। ये धमकी है एक तरीके से, ये एक तरीके से वार्निंग है ताइवान को कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक ना एक दिन हम हमला कर देंगे। लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल है, चाइना का बहुत पैसा लगा हुआ है, चाइना के बिजनेसमैन का बहुत पैसा लगा हुआ है, ताइवान गया तो बिजनेसमैन भी जाएंगे। तो अगर आप देखोगे ना तो यहां पे सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। खैर चाइना ये भी चाहता है कि एक बार ताइवान हमारे कब्जे में आ गया तो जो सेमीकंडक्टर का आज ताइवान बना है वो हम हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो चीज है वो होगी, ठीक है। चाइनीज नेवल शिप, इस तरीके की एक्सरसाइज 8 अप्रैल अभी 2023 की बात है, तब इन्होंने की। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी, पूरी दुनिया वन चाइना पॉलिसी फॉलो करती है, बट अमेरिका का कुछ समझ में नहीं आता। अमेरिका के प्रेसिडेंट जून 2022 में ये कहते हैं कि भैया देखो अगर इन्वेजन हुआ तो हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। तो कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो पहले बताओ। एक समय तुम बोल रहे हो कि अगर चाइना ने यहां पे हमला किया ताइवान पे तो हम तो सारी सेना भेज देंगे। अमेरिका बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ताइवान का, शायद यूक्रेन जैसा हाल ना हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम ये बोल रहे हो कि हम आजादी का समर्थन जो है वो नहीं करते। तो क्या है मतलब, समझ ही नहीं आ रहा है कि अमेरिका जो है वो है किस तरफ। तो अभी कैंडिडेट्स की बात करें तो कौन कैंडिडेट्स है, मैंने क्या बताया कि साई इंग वेन जो है वो तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी क्योंकि उनका कार्यकाल हो गया है पूरा, 2 बार वो राष्ट्रपति जो है वो बन गई है। तो ये 3 वे रेस होगी। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी, मैंने डीडीपी बोल दिया था सॉरी, तो लाई चिंग ते 64 साल के है, ये बड़े इंटेलिजेंट, तो हो सकता है कि लाई चिंग ते जो है वो बन जाए, ठीक है। अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है ताइवान के। अब ये बहुत ज्यादा ताइवानीज नेशनलिज्म की बात करते हैं, और आपको पता है कि जहां नेशनलिज्म आता है इनकी पार्टी इसीलिए ही जीत रही है, क्योंकि देखिए वहां के लोगों को पता है कि अब हम
शायद KMT के रूल में वापस नहीं जाएंगे। जो चियांग काइशेक ने हमारा हाल किया, अब हम दूर ही रहना चाहते हैं, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, यहां पे चाइना इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो एकदम डिसलाइक करता है चाइना को, क्योंकि कहते हैं कि तुम बेटा नेशनलिज्म की बात करते हो, जब तक ताइवान में राष्ट्रवाद की बात होती रहेगी हमारे पास आएगा नहीं ताइवान। दूसरे हैं हो ह्यू ही, काओमिंटांग पार्टी के। तो अब ये चाइना के साथ है, ये प्रो चाइना है, और इन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर ये 66 साल के हैं, ये बोले कि अगर मान लो मैं जीता तो मैं तो भाई चाइना से बात करना शुरू कर दूंगा। दूसरे ताइवान पीपल पार्टी के काओ विन जे हैं, ये 64 साल के हैं, ये मेयर रह चुके हैं। ये ताइवान पीपल पार्टी छोटी पार्टी है, मुझे नहीं लगता ये जीतेंगे, क्योंकि यही दो पार्टी काओमिंटांग और DPP ये सबसे बड़ी वहां की पार्टी है, लेकिन फिर भी ये भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। फिर चौथे कैंडिडेट है टेरी गो। सबसे बड़ी बात है, बहुत पैसा इनके पास, ये बिलियनियर हैं और फाउंडर हैं, और मेजर एप्पल जो फॉक्सकॉन की चिप कहां बनती है, ताइवान में बन रही है एप्पल की चिप, ठीक है। फॉक्सकॉन में अच्छा खासा इनका शेयर है। तो भाई ये भी जो है वो आने वाले हैं इलेक्शन में। तो ये 4 कैंडिडेट हैं। अब इनमें जीतेगा कौन, वो तो जनवरी में पता चलेगा। मुझे लगता है DPP ही जीतेगी, लेकिन दोस्तों इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।